नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, हम लोग बंगाल शैली पढ़ रहे थे और बंगाल शैली में बहुत सारे नाम पढ़ चुके हैं। चाहे से DP राय चौधरी हों, आप जानते होंगे DP राय चौधरी एक अच्छे लेवल के मुकुटकार हैं और रंगपुर में इनका जन्म हुआ है। DP राय चौधरी बहुत सारे जो है ख़ास कामों के लिए जाने जाते हैं। श्रम की विजय इनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है, जिसे बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय ललित अकादमी के पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जैसे वो गठित होता है तुरंत इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं और आप जानते होंगे जो है अंगस्ट्रोंदा से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। और इनका जन्म तो आप जानते हैं बांग्लादेश वाला होता है, रंगपुर बेल्ट वहीं होता है। शैलेंद्रनाथ डे को हम लोगों ने पढ़ा है। इनका जन्म इलाहाबाद के दारागंज में होता है। बहुत सारे लोग प्रयागराज में रहते हैं, वो शैलेंद्रनाथ डे के बारे में जानते होंगे। 1890 ईस्वी में शैलेंद्रनाथ डे का जन्म होता है। इन्हें भी हम लोगों ने पढ़ा है। मेघनाद इनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है शैलेंद्रनाथ डे की। चलते फिरते भाव मुद्रा इनकी जो है अच्छी रचना मानी जाती है। नृत्य भंगिमाएँ इनकी अच्छी रचना मानी जाती है। तो ये सब डाटा हमने पढ़ रखा है। लगभग सभी को हमने पढ़ रखा है, जितने भी बंगाल शैली में है। चाहे वो छितिंद्रनाथ मजूमदार हों, आप जानते होंगे मुर्शिदाबाद ज़िले में इनका जन्म होता है छितिंद्रनाथ मजूमदार के। मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है बेटा? बंगाल में पड़ता है। बंगाल शैली के जनक कौन है? तो अवनी बाबू हैं। आज हम लोग अवनी बाबू, E.V. हेवले, इन्हीं सबको देखेंगे। अवनी बाबू लगभग सभी के गुरु हैं। चाहे वो नंदलाल बोस हों, आप जानते होंगे नंदलाल बोस बिहार मुंगेर वाले, मुंगेर बिहार में इनका जन्म होता है। नंदलाल बोस का मास्टर मोशाई के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके भी कलागुरु अवनी बाबू ही हैं। छितिंद्रनाथ मजूमदार के भी कलागुरु अवनी बाबू हैं। DP राय चौधरी के भी कलागुरु जो है अवनी बाबू हैं। तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा। वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। असित कुमार हल्दर हैं, आप जानते होंगे लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल असित कुमार हल्दर ही बनाए जाते हैं। तो उनके भी कलाकार गुरु कौन है? मौलवी शाह अवनी बाबू ही हैं। तो यहाँ से खूब क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन क्वेश्चंस तो O.C. गांगुली से भी बनेगा। और O.C. गांगुली के साथ साथ आप जानते होंगे बंगाल शैली किसकी देन है ये पूछी जाएगी, और इनके गुरु जी का नाम तो बराबर पूछा ही जाएगा। आइए देखते हैं। आज हम लोग बंगाल शैली अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बूंदी शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, कोटा शैली, बहुत सारी शैलियाँ पढ़ी। आज हम लोग बंगाल शैली पढ़ेंगे। अच्छा, मुग़ल काल में भी बहुत सारे काम भी हुए थे, उसको भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो उसे रिवीजन करते रहिएगा बेटा। आज बहुत सारे मैसेज इस टाइप के आए कि जो है सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है, बताइए क्या करें। तो बेटा रिवीजन के लिए एक के मंत्र है, आपको सदैव दिमाग में बिठाना होगा कि हमें फाइनली सिलेक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि अगली बार नई शिक्षक भर्ती लागू हो जाएगी, नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। और नई शिक्षा नीति में हम बाहर का रास्ता देखने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए हमें फाइनली सिलेक्शन लेना है। जब आज इस सोच के साथ काम करेंगे, निश्चित रूप से बेटर करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग बेटर करके ही फाइनली सिलेक्शन लेंगे और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का रिकॉर्ड यहीं से बनवाएंगे। आइए देखते हैं हम लोग बंगाल शैली के बारे में। बंगाल शैली बहुत सारी शैलियों में जो है शुमार रही है और बहुत ख़ास काम के लिए भी जानी जाती है। अवनी बाबू इसे जो है आगे बढ़ाते हैं। इसका विकास 1905 के बीच में लगभग हो जाता है। 1905 से लगभग 1920 तक रहा है। 15-20 साल जो है बंगाल शैली खूब अपने बढ़िया कामों के लिए जानी जाती रही है। आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जहां एक भारतीय चित्रकला का हास्य हो चुका था और दूसरी ओर यूरोपीय चित्रकला भी भारतीय चित्रकला पे प्रभावी होने लगी थी या प्रयास कर रही थी, जिसके लिए सरकारी आर्ट कॉलेजों की स्थापना कर दी गई थी। सरकारी आर्ट कॉलेज इसलिए जो है बनाए गए थे कि वो भारतीय चित्रकला पे थोड़ा सा प्रभाव डाल पाएँ। 1902-03 में यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा अनेक तैल पे जल रंगों के चित्रण की विशाल प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही थी, जिसके संदर्भ में पर्सी ब्राउन ने कहा है कि यह चित्र अत्यंत भद्दे और कर्कश थे। इसका रेखांकन त्रुटिपूर्ण था और शैली तथा रंग की दृष्टि से यह चित्र अकुशल कारीगरों के द्वारा बनाया गया माना जाता है, कृतित्व माना जाता है। यह कथन कसता है बेटा, तो यह कथन पर्सी ब्राउन कर रहा है, याद रखना है। और पर्सी ब्राउन के बाद कहा जाता है कि तब यूरोपीय कला पद्धति को भारतीय चित्रकार आत्मसात करने में सफल ना हो सके और इसने अपने जो है इसे ग्रहण करने के उद्देश्य से भारतीय कला का भी विनाश कर डाला। मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि भारतीय कला को ये लोग क्षति पहुंचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आगे आनंद कुमार स्वामी ने अपने देश की कला विलुप्ति के संदर्भ में कहा है कि अधिकांशतः तथाकथित अंग्रेज शिक्षक के द्वारा उत्पन्न रुचियों में परिणाम को कला विलुप्ति के उत्तरदायित्व नहीं माना जा सकता या बताया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। और यूरोपीय कला अनुसरण हमारे देश की कला को जीवन प्रदान ना कर सका। तो जो है
आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि अधिकांश जो है अंग्रेजी शिक्षक आते हैं वो लोग इसके रुचि के अनुसार परिणाम नहीं दे पाते और यूरोपीय कला का अनुसरण हमारे देश के लिए जो है प्रदान भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो है कला का थोड़ा सा पाश्चात्य विभाव दिखाई देता है, जो है बहुत अच्छा विकास नहीं हो पाया है। किसी भी क्षेत्र में एक सी स्थिति अधिक समय तक आधिपत्य नहीं रह पाती, नहीं जमा रह सकती, जिसके फलस्वरूप भारतीय कला के अंतर्गत बंगाल में एक नई जागृति हुई जिसने कला विकास की नवीन आशाओं के साथ साथ भारत में आधुनिक कला का सूत्रपात किया, जिसे बंगाल में पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है। तो बंगाल में पुनरुत्थान के नाम से क्या जाना जाता है बेटा? एक नवीन आशा जगाई गई, वही है बंगाल पुनरुत्थान। इसमें ई.बी. हैबले, अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर आदि जो है अभूतपूर्व योगदान देने के लिए आगे आते हैं। तो बंगाल पुनरुत्थान के लिए ये लोग आगे आते हैं। ई.बी. हैबले और अवनींद्रनाथ ठाकुर के संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में एक नई जो है जीवन का प्रवेश होता है, नया जीवन संचारित होता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपने शिष्यों को अपने आदर्शों के अवगत कराया था। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत इनके शिष्य जो है समुदाय खड़ा करके जो काम करते थे उसे जो है पीढ़ियों तक निर्दिष्ट मार्ग पे चलाया गया और चलता हुआ कला का विकास और विस्तार भी करता रहा है। इस विकसित कला परंपरा का नाम बंगाल शैली रखा गया है। इसे कुछ विद्वान जो है ठाकुर शैली के नाम से भी जानते हैं। तो बंगाल शैली को मूल रूप से किस नाम से जानते हैं? तो ठाकुर शैली के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के लिए बंगाल शैली का बड़ा महत्व है और बंगाल स्कूल का अद्भुत जो है भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में परंपरागत चित्रकला की पुनः प्राण प्रतिष्ठा का द्योतक माना जाता है। इस परिवर्तन के प्रमुख अवनींद्रनाथ ठाकुर रहे। उनकी प्रमुख क्षमता का फलस्वरूप इसके शिष्यों से जो है प्राप्त किया जाता है। उसी का प्रचार प्रसार बंगाल चित्रशैली के नाम से हुआ है। तो ये सब मानना है ई.बी. हैबले का। ई.बी. हैबले के साथ साथ और क्या कहा जाता है कि बंगाल शैली की विशेषता क्या है बेटा? तो बंगाल शैली चित्रण शैली की प्रेरणा का प्रधान केंद्र जो है माना जाता है कि अजंता है, मुगल हैं और दक्षिणी चित्रों से है। मूल रूप से अजंता, मुगल और दक्षिणी चित्रों में बंगाल शैली के चित्र पाए जाते हैं। जापान, चीन, ईरान, यूरोप की कला के भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव यहाँ दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बंगाल शैली में यूरोप के भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाई देता है। जर्मनी हो या फिर ईरान हो या फिर चीन हो या फिर यूरोप हो, सब जगह के जो है कुछ झलक दिखाई देते हैं। इस शैली में सरलता, स्पष्टता और स्वाभाविकता है। ये भी क्वेश्चंस बन चुका है। बंगाल शैली की जो है शैली कैसी है? स्वाभाविकता है। कोमल तथा गतिपूर्ण रेखाओं का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो कोमल भी हुआ है और गतिपूर्ण रेखाओं दर्शाने का प्रयास भी मूल रूप से लखनऊ में ही किया गया है। शारीरिक रचना के निर्माण में प्राचीन समय पर भी विधान का पालन किया जाना, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये भी काम मूल रूप से बंगाल शैली में ही हुआ है। बेटा अगर आवाज़ कहीं थोड़ी सी डाउट लग रही होगी आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि 2 दिन हो गया ढंग से सोया नहीं गया है। नेक्स्ट, कहा जाता है कि रंग योजना कोमल और सामंजस्यपूर्ण एवं जल रंगों का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ है। इसमें वास तकनीकी एवं टेम्परा के रंगों का प्रयोग खूब तगड़े से किया गया है। प्रायः प्राचीन ऐतिहासिक, पौराणिक और साहित्यिक विषयों के कुछ चित्र जो है घरेलू जीवन से संबंधित बताए गए हैं। ई.बी. हैबले का योगदान यहाँ बंगाल शैली में क्या रहा है बेटा? तो ई.बी. हैबले के बारे में आइए जान लेते हैं कि भारत में हैबले की नियुक्ति 1884 ईस्वी में निर्देशक मद्रास आर्ट कॉलेज में हुई थी। तत्पश्चात सन 1896 ईस्वी में मद्रास से कलकत्ता के आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए गए। यहाँ पर उनकी जो है मुलाकात अवनींद्रनाथ ठाकुर से हो गई और माना जाता है कि इस सहायता से उन्होंने कलकत्ता आर्ट स्कूल में एडवांस डिज़ाइन क्लास की स्थापना की थी। एडवांस डिज़ाइन क्लास कहाँ पढ़ाया जाने लगा था? कलकत्ता आर्ट स्कूल में पढ़ाया जाने लगा था। किसके प्रभाव से? तो ये ई.बी. हैबले के प्रभाव से किया जाता था। इसके ही सहयोग से बंगाल में एक नवीन कला आंदोलन भी प्रारंभ होता है। हैबले ही एकमात्र ऐसा यूरोपियन निर्देशक था जिसमें जो है विद्यार्थियों को इस पद्धति से कला सिखाने की त्रुटि को समझकर भारतीय जीवन और आदर्श से पूर्ण अजंता, राजपूत और मुगल कला की ओर अध्ययन समकालीन चित्रण के लिए प्रेरित करता था। तो ऐसा कारनामा मूल रूप से ई.बी. हैबले किया करता था। यद्यप बंगाल में जो है
कुछ खास काम होना स्टार्ट हुआ था। बंगाल के लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त की थी कि अंग्रेज़ अपनी कला भारतीयों को नहीं सिखा सकते हैं, ऐसी मांग बंगाल में हुई थी। हैवले के विश्वास भारतीय कला जीवंत एवं मौलिकता तथा विचारधारा से प्रभावित होकर के प्रसिद्ध लेखक पर्सी ब्राउन तथा कुमारस्वामी ने पुस्तक एवं लेखकों के द्वारा भारतीय कला के प्राचीन आदर्शों के पुनर्जागरण की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके विचारों को भी प्रसारित किया है। हैवले ने स्पष्ट किया है कि भारतीय कला से सदैव सर्वव्यापी एवं शाश्वत तत्वों को अपने सम्मुख आदर्श रूप से रखा जाएगा, जबकि पाश्चात्य यूरोपीय कला का रूप भौतिक एवं नाश्वर से प्रभावित माना जाता है। भारतीय कला में कलाकारों को दर्शन एवं कवि का स्थान दिया गया है। इस विकास से भारतीय कला मध्ययुगीन गोथिक कला से निकटवर्ती दर्शाई जाती है। आगे बात करते हैं। यद्यपि भारतीय कला की आध्यात्मिकता एवं कल्पना सौंदर्य उसमें नहीं है, एवं वह अधिक भावना प्रेरित मानी जाती है। भारतीय चित्रकला जो है अधिक भावना प्रेम से लदी भरी है, याद रखना है। हैवले ने कलकत्ता की कला विद्यालय में प्राचीन ग्रीक एवं यूरोपीय चित्रकारों की नकल करना बंद करवाई, नए पद्धति में अध्यापन का कार्य स्टार्ट करवाया। उन्होंने अधिकारियों को यूरोपीय चित्रों के संग्रह के स्थान पर उत्कृष्ट भारतीय चित्रकारी के संग्रह को एकत्र करने का निर्देश भी दे दिया था। ये भी हैवले ने। आगे अवनींद्रनाथ टैगोर से परिचित होने के पश्चात हैवले ने कलकत्ता में कला विद्यालय में भारतीय चित्रकला का अलग से विभाग स्थापित किया। उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त कर लिया गया। यहाँ पर भी अवनींद्रनाथ ने हैवले महोदय को देखरेख में भारतीय चित्रकला में स्वयं की भी अनेक प्रयोग कर लिया और सफल चित्रों का सृजन भी कर लिया। हैवले तथा अवनींद्रनाथ ने अपने प्रयत्नों से कलाकार विद्यार्थियों का एक छोटा सा दल जिसमें गगननाथ आते हैं, गगननाथ के साथ साथ डी.पी. राय चौधरी आते हैं, शारदा चरण वकील आते हैं, वकील बंधु, और सूर्यनाथ गांगुली आते हैं, नंदलाल बोस आते हैं, हकीम मोहम्मद खान आते हैं, के वेंकटप्पा आते हैं, शैलेन डे आते हैं, समी उल्लाज़म आते हैं, असित कुमार हल्दर आते हैं। ये सब मूल रूप से विश्वेश्वर सेन आदि के नाम से भी उल्लेखित माने जाते हैं। अगला नाम आता है ई.वी. हैवले ने न केवल चित्रण के क्षेत्र में ही कार्य किया वरन वह कार्टून के रूप में भी विश्व प्रसिद्ध रहे हैं। इस कार्टून के चित्र के माध्यम से उन्होंने समाज की कुरीतियों पर जो है कठोर प्रभाव किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पुनरुत्थान कला परंपरा को स्थापित करने एवं प्रभावित करने के लिए कलाकार ई.वी. हैवले सदा जो है विस्मरणीय रहेंगे, सदैव याद किए जाएंगे। आगे अवनींद्रनाथ ठाकुर की अगर बात करते हैं बेटा, सभी के गुरु हैं लगभग, चाहे नंदलाल बोस हों, असित कुमार हल्दर हों, शमनेन्द्रनाथ गुप्ता हैं, जितेंद्रनाथ मजूमदार हों, सब लगभग इन्हीं के चेले हैं। अवनींद्रनाथ का जन्म 1871 ईस्वी में जोड़ा सांकों के ठाकुर परिवार में हुआ था। रविन्द्रनाथ उनके चाचा थे। उन्होंने प्रारंभिक कला शिक्षा इटालियन कॉलेज गिलहार्डी से ली थी। अवनींद्र ने अपने विशिष्ट चित्रकला के प्रभाव के लिए जो है चित्रकला प्रारंभ कर दी थी। अतः कहा जाता है कि वह आधुनिक चित्रकार के प्रवर्तक और प्रेरणा स्रोत थे। यद्यपि विद्यापति और चांडीदास के गीतों के द्रष्टव्य चित्र बनाने का काम जो है अवनी बाबू का ही रहा है। राजस्थानी और मुगल शैली के गंभीर अध्ययन के पश्चात उन्होंने भारत माता, बुद्ध जीवन, गणेश जननी, बुद्ध सुजाता, महापुराण, तीर्थ सलासत, शांति दर्शन, तारामंडल, ताजमहल, औरंगजेब और शाहजहाँ की मृत्यु आदि जो है अनेक चित्र बनाए हैं। इनकी शैलियों में भारतीयता थी। साथ ही इससे प्रेरणा प्राप्त करके उन्हें अपने बड़े भाई गगननाथ ठाकुर के सहयोग से इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक एक नवीन संस्था भी इस्टेब्लिश कर दी थी। किसने? अवनी बाबू ने। ये है बेटा, आप देख लीजिए, एक चित्रण है। क्या है? तो ये मूल रूप से चित्रण है धूमकेतु की झोपड़ी में अभय देवी मूल रूप से जल रंग में चित्रित किया गया है। अभय देवी की मूर्ति किसने बनाया है? अवनी बाबू ने बनाया है। आगे बात करते हैं। पूछा गया धूमकेतु की झोपड़ी में किसने बनाया? अवनी बाबू ने नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। अवनी बाबू के रंगों के पतले वास की जो तकनीकी विकसित थी उसमें कुछ रंगों में प्रशंसा हुई है, परंतु भी कुछ भी स्वामी के उन तकनीकों की आलोचना भी करती हैं। इस वास तकनीकी के वातावरण और ऋतु संबंधी प्रभाव में दिए गए थे। इसमें रंग के विभिन्न बालों का भी बड़ा ही आकर्षक एवं कलात्मक प्रयोग हुआ है।
आगे बात करते हैं, कहा गया अवनी बाबू जो है 1898 से 1905 ईस्वी तक कलकत्ता कला विद्यालय में उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्य किए हैं और 1905 से 15 तक ये प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। पहले उप प्रिंसिपल थे, बाद में प्रमोट हुए और वे प्रिंसिपल बनाए गए। कहाँ पे? कलकत्ता आर्ट कॉलेज में। अवनी बाबू ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में ललित कला संकाय के बागेश्वरी प्रोफेसर के पद पे भी कार्य करने का मौका मिला है। बागेश्वरी प्रोफेसर के रूप में कार्य किसने किया है? अवनी बाबू ने किया है। आगे बात करते हैं तो उनके आख्यान, लेख और पुस्तकों में भारतीय कला के प्रति सभी प्रबुद्ध एवं एक नवीन सौंदर्य भावना को भी उत्पन्न करने का काम करते हैं और इसमें भारतीय शिल्प का षडांग पे लिखी गई पुस्तक है, सर्वाधिक विख्यात हुई है, जिसे हम लोग षडांग के नाम से जानते हैं। इसमें भारतीय कला का मर्मज्ञ समझने का जो है पर्याप्त सहायता मिलती है। आप जानते होंगे षडांग से बहुत सारे डाटाज हल हो जाते हैं, चाहे वो ईश्वरधर पंडित वाले हों या फिर अवनी बाबू से संबंधित हों। तो अवनी बाबू से जो भी क्वेश्चंस बन सकता था उन्हें देखने का प्रयास किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।